नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक एक्सपर्ट एकेडमी में। हाँ जी दोस्तों, आपने थंबनेल और टाइटल को देखकर समझ लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है हमारा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। हाँ जी दोस्तों, इस स्कीम को कौन ऑप्ट कर सकता है, कौन ऑप्ट नहीं कर सकता है, कौन इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, हम आज इस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ जी दोस्तों, इस स्कीम को आपको पता ही है, 3 सेक्शन इसमें मेनली है, 44AD, 44ADA और 44AE। हाँ जी दोस्तों, लेकिन आज हम एक ही सेक्शन में डिस्कशन करेंगे जो कि है हमारा 44AD, जो कि स्मॉल बिजनेसमैन के लिए होता है। हाँ जी दोस्तों, अगर स्मॉल बिजनेसमैन इसे ऑप्ट करता है देन उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, देन वो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शो करेगा। दोस्तों इसके भी एक प्रोविजन है, इसमें कोई स्पेसिफाइड परसेंटेज होती है। अगर टैक्स पेयर जो कि हमारे स्मॉल बिजनेसमैन है, अगर वो अपनी इनकम मिनिमम उतनी परसेंटेज तक दिखाता है देन उसे ऑडिट की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर उसने उस परसेंटेज से कम इनकम शो की है देन उसे कंपलसरी ऑडिट कराना होता है। और उसके बाद अगर उसकी टर्नओवर अगर उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है देन उसे ऑडिट कराना पड़ता है, देन वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकता। सो दोस्तों, अब मैं बिना आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट करते हुए जब वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, कृपया आप एक पेन और कॉपी रख लिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है वो आप लिख लीजिए, ताकि आपको ये प्रोविजंस अच्छे से याद हो जाए और अच्छे से आपके दिमाग में पड़ जाए। मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल केस स्टडी भी कराऊंगा कि आप ये प्रोविजन प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होती है। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूं, तो लेट्स गो। नाउ लुक एट द स्क्रीन। व्हाट इज प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम? The Government of India has incorporated a scheme of presumptive taxation to reduce the tax burden and to provide relief from tedious work to small tax assessees. Businesses adopting the presumptive taxation scheme are not required to maintain regular books of accounts and they can declare the income at a prescribed rate. दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को इनकॉर्पोरेटेड किया था ताकि वो जो टैक्स बर्डन है स्मॉल टैक्स असेसी से उनको रिड्यूस कर सके। जो स्मॉल टैक्स असेसी का टैक्स बर्डन है इससे वो रिड्यूस हो जाता है एंड उसे रिलीफ मिलता है टीडियस वर्क से, जो कि उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते थे, बहुत सारा काम करना होता था रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट के, उससे उन्हें रिलीफ मिल जाता है। देन दे कैन डिक्लेयर द इनकम एट ए प्रिस्क्राइब्ड रेट। हाँ जी दोस्तों, वो एक प्रिस्क्राइब्ड रेट पर अपनी इनकम भी डिक्लेयर कर सकते हैं। द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम इज फ्रेम्ड अंडर 3 सेक्शंस, सेक्शन 44AD, 44ADE एंड 44AE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस स्कीम को 3 सेक्शन में फ्रेम किया गया है, 44AD में, 44ADE में एंड 44AE में। पर्सन अडॉप्टिंग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम गेटिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड। हाँ जी दोस्तों, जो पर्सन इस स्कीम को अडॉप्ट करता है उसे एग्जम्पशन मिल जाती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराने की। हाँ जी दोस्तों, उसको ऑडिट कराने की कोई भी कंपल्शन नहीं होती है। अब इसमें 3 सेक्शन है, लेकिन आज हम एक ही सेक्शन को डिस्कस करेंगे जो हमारा सेक्शन है 44AD। हाँ जी दोस्तों, सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। हाँ जी दोस्तों, अब कौन एलिजिबल असेसी है सेक्शन 44AD के लिए? एक रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एलिजिबल असेसी है, HUFs यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज एंड पार्टनरशिप फर्म्स एक्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। हाँ जी दोस्तों, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स है वो इस सेक्शन में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को अडॉप्ट नहीं कर सकते। हु हैज़ नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA, 80HS to 80RRB इन द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जिन्होंने इन स्पेसिफाइड सेक्शन में डिडक्शन नहीं क्लेम की है वो भी एलिजिबल असेसी है सेक्शन 44AD के लिए। अब हम देखते हैं कौन एलिजिबल असेसी नहीं है। ए पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज रेफर टू इन सेक्शन 44AA1 दैट इज लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल प्रोफेशन और द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी और टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन or any other profession as is notified by the board, namely authorized representatives, film artists, company secretaries and profession of information technology have been notified by the board for this purpose। हाँ जी दोस्तों, जो भी पर्सन इन प्रोफेशन को कैरिंग करते हैं वो इस स्कीम को नहीं अडॉप्ट कर सकते। देन अब हम उसके बाद देखते हैं ए पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। जो पर्सन कमीशन और ब्रोकरेज की नेचर में इनकम अर्न करता है वो भी इस
सेक्शन में इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को अडॉप्ट नहीं कर सकता। ए पर्सन कैरिंग ऑन एनी एजेंसी बिजनेस, जो पर्सन एक एजेंसी बिजनेस कैरिंग करता है वो भी इस स्कीम को अडॉप्ट नहीं कर सकता। देन उसके बाद ए पर्सन हु इज इन द बिजनेस ऑफ अप्लाइंग हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज। हाँ जी दोस्तों, जो पर्सन अप्लाइंग हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज करता है वो भी इस सेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। देन अब ये तो पता लग गया हमें कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी है, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे दिखाएंगे, क्या हमारा प्रॉफिट है। तो दोस्तों इसमें तो लॉस कोई होता ही नहीं है, इसमें आपको मिनिमम परसेंटेज से प्रॉफिट दिखाना होता है। अब हम इनकम परसेंटेज पढ़ लेते हैं जो इस प्रोविजन के अंडर बताई गई है। इन केस ऑफ ए पर्सन अडॉप्टिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44AD, income is computed on the presumptive basis at the rate of 8% of the turnover or gross receipt of the eligible business for the year, or 6% of the turnover or gross receipts of the eligible business for the year only if turnover gross receipt is received by an account pay check or account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account during the previous year or before the due date of filing of return under section 139(1)। हाँ जी दोस्तों, इसमें जय बताया गया है अगर कोई पर्सन इस सेक्शन 44AD में प्रिजम्पटिव स्कीम को अडॉप्ट करता है देन उसके इनकम कंप्यूटेड होगी प्रिजम्पटिव बेसिस में, जाने कि उसे टर्नओवर का मिनिमम 8% अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा इरिस्पेक्टेड ऑफ इट्स सेल। जितनी भी उसकी सेल है यानी कि अप टू 2 करोड़ तक, उसे मिनिमम 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अगर वो कैश थ्रू रिसीव कर रहा है अपनी ग्रॉस रिसिप्ट, अगर वो अपनी ग्रॉस रिसिप्ट जो उनकी ग्रॉस रिसिप्ट है वो बैंक थ्रू रिसिप्ट कर रहा है देन उसे 6% मिनिमम प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। मीन्स अगर आप बैंकिंग के थ्रू रिसिप्ट कलेक्ट कर रहे हो देन आपको बेनिफिट है, आपको और मिनिमम टैक्स और मिनिमम इनकम शो करनी पड़ती है, यानी कि 6% आपको इनकम शो करनी पड़ रही है। सो बेसिकली नाउ देयर आर 2 रेट ऑफ इनकम प्रिजम्पशन आर देयर इन सेक्शन 44AD, 8% ऑफ टर्नओवर अगर आप कैश में रिसिप्ट ले रहे हो और 6% ऑफ टर्नओवर अगर आपकी सभी रिसिप्ट्स जो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट्स है बैंकिंग चैनल थ्रू हो रही है। उसके बाद जो मेन प्रोविजन है इसमें एक्सपेंसेस डीम्ड टू बी अलाउड अंडर सेक्शन 44AD। हाँ जी दोस्तों, जो भी एक्सपेंसेस आपके होते हैं उसको डीम्ड टू बी अलाउड मान लिया जाएगा, मतलब वो मान लिया जाएगा कि आपको एक्सपेंसेस पहले ही अलाउड कर दिए गए हैं, यानी कि ऑल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 30 to 38 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आर डीम्ड टू हैव बीन ऑलरेडी अलाउड एंड नो फर्दर डिडक्शन इज अलाउड अंडर दिस सेक्शन। हाँ जी दोस्तों, जो भी डिडक्शन हमारी सेक्शन 30 और 38 के 30 to 38 के बीच में होती थी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, उसको भी मान लिया जाएगा कि वो आपको ऑलरेडी अलाउड कर दी गई है और आपको कोई भी फर्दर डिडक्शन नहीं मिलेगी। इवन फॉर असेसमेंट ईयर 2017-18 इन केस ऑफ फर्म द नॉर्मल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर्स अंडर सेक्शन 40B विल आल्सो नॉट अलाउड। हाँ जी दोस्तों, अगर आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है और जो उसमें नॉर्मल डिडक्शन होती थी पार्टनर को इंटरेस्ट और सैलरी देने की, वो भी आपको अलाउ नहीं की जाएगी। देन उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 44AD। बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट की क्या रिक्वायरमेंट है सेक्शन 44AD में। पर्पस ऑफ सेक्शन 44AD इज टू ग्रांट रिलीफ फॉर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। हाँ जी दोस्तों, जो सेक्शन 44AD का मेन पर्पस है वो यही है कि आपको रिलीफ ग्रांट कर दी है ताकि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ना करने पड़े और ऑडिट ना करवाना पड़े। द पर्पस ऑफ वाइंडिंग द स्कोप ऑफ दिस प्लान इज टू रिड्यूस द कंप्लाइंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन स्मॉल बिजनेस एंड टोन डाउन देम फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ जी दोस्तों, तो इसमें यही बताया गया है कि इस सेक्शन का पर्पस यही है कि आपको जो कंप्लाइंस और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन होता है स्मॉल बिजनेसमैन पर उसे रिड्यूस किया जाता है और इसमें आपको जो रिक्वायरमेंट होती है एक मेंटेनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट की वो नहीं होती है, यानी कि सच असेसिंग ऑप्टिंग फॉर द प्रिजम्पटिव स्कीम आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44AA एंड आल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू गेट देम ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB। हाँ जी दोस्तों, जो हमारा एक सेक्शन होता है 44AA जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर असेसी इस सेक्शन को अडॉप्ट करता है देन उसे अकाउंट्स मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती और ना ही उसे रिक्वायरमेंट होती है ऑडिट कराने की सेक्शन 44AB में। हाँ जी दोस्तों, जो हमारे सेक्शन 44AB है जो हमारा ऑडिटेड के रिलेटेड है, जो हमारा सेक्शन 44AA है वो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए होता है। This will encourage the assessee to pay taxes without any hurdle of compliance of audit and books of accounts। हाँ जी दोस्तों, ये सेक्शन असेसी को इनकरेज करता है कि वो अपने टैक्सेज बिना किसी हर्डल के दें और उन्हें कोई कंप्लाइंस ना करना पे ऑडिटेड और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिलेटेड।
तो अब हम आगे आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स। हाँ जी दोस्तों, जो रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स होती है उसकी ट्रीटमेंट इस सेक्शन में कैसे होती है। द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ सच बिजनेस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कैलकुलेटेड एज इफ द असेसी हैड क्लेम्ड एंड हैड बीन एक्चुअली अलाउड द डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ ईच ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। हाँ जी दोस्तों, इसमें मान लिया जाएगा कि जो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेटेड करते हो और जिसे आप क्लेम करते हो वो आपको मिल चुकी है और आप उसे क्लेम कर चुके हो। देन उसके बाद जो इसमें मेन बटन होता है, मेन ऑब्लिगेशन होती है, वो होती है एडवांस टैक्स की। हाँ जी दोस्तों, एलिजिबल असेसी हु ऑप्ट्स फॉर सेक्शन 4480 इज नाउ रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स ऑन 15 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर विच द इनकम इज टू बी असेस्ड। हाँ जी दोस्तों, जो एलिजिबल असेसी होता है उसे एडवांस टैक्स पे करना होता है, जो भी उसकी टैक्स लायबिलिटी बननी होती है 15 मार्च तक। हाँ जी दोस्तों, 15 मार्च तक उसे अपना एडवांस टैक्स पे कर देना होता है। इसी की तरह आगे हम देखते हैं डिफिकल्टी इन ऑप्टिंग सेक्शन 4480 स्कीम। पहले तो दोस्तों कोई डिफिकल्टी नहीं होती थी सेक्शन 4480 स्कीम में, अब लेकिन एक नई अपडेट आ चुकी है। क्या अपडेट है हम उसे पढ़ते हैं। प्रीवियसली एनी पर्सन कैन इजीली गेट आउट ऑफ द स्कीम इन एनी प्रीवियस ईयर एंड कैन आउट फॉर द स्कीम इन एनी सक्सीडिंग ईयर। पहले तो दोस्तों कोई भी पर्सन इस स्कीम पर इजीली आ सकता था और इजीली इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता था और इजीली इस स्कीम से गेट आउट कर फिर अगले साल उसे एक दो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में फिर इस स्कीम के अंडर आ सकता था। लेकिन अब दिस प्रैक्टिस हैज़ बीन डिसकंटिन्यूज ड्यू टू सेक्शन 4484। हाँ जी दोस्तों, जो कि सेक्शन हमारा 4484 है उसके द्वारा इस प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और अब क्या होता है, नाउ इफ ए पर्सन चूज ऑप्शन टू गेट आउट ऑफ स्कीम इन एनी प्रीवियस ईयर सक्सीडिंग टू द प्रीवियस ईयर इन विच ही आउट फॉर द स्कीम देन ही कांट अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। हाँ जी दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख सकते हो, ही कांट अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर सक्सीडिंग टू द ईयर इन विच ही ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम। हाँ जी दोस्तों, अगर कोई पर्सन इस स्कीम से बाहर निकल आता है देन वो सक्सीडेड जो 5 साल तक होते हैं उसमें इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। अगर उसने इस स्कीम को ऑप्ट करना है देन उसे लगातार 5 साल तक इस स्कीम में रहना होगा। अगर वो इस स्कीम में लगातार 5 साल तक नहीं रहता और इस स्कीम से बाहर निकल आता है देन वो जो हमारे नेक्स्ट सक्सीडिंग 5 ईयर्स होते हैं उस ईयर्स में इस स्कीम को अडॉप्ट नहीं कर सकता। जो एक बहुत ही डिफिकल्टी आई है इस सेक्शन में, क्योंकि कई टैक्स पेयर क्या करते थे, इस स्कीम का गलत फायदा उठा लेते थे। अब जब उन्हें लगता था कि उन्हें इस स्कीम में बेनिफिट नहीं हो रहा है देन वो इस स्कीम को छोड़ देते थे और ऑर्डिनरी वे में अपनी टैक्सेशन करते थे। और जब उन्हें लगता था कि इस स्कीम का उन्हें बेनिफिट होने वाला है तब वो इस स्कीम में दोबारा एंटर कर जाते थे। तो वो ऐसी प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है सेक्शन 4484 के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, दिस कैन बी इजी अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल। आप अब इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं जो मैंने एग्जाम्पल दी है, जो अभी हमने पिछला पॉइंट पढ़ा है। असेसमेंट ईयर 2019-20 असेसी ऑप्ट फॉर स्कीम इन। हाँ जी दोस्तों, असेसमेंट ईयर 2019-20 में असेसी ने स्कीम को ऑप्ट कर लिया था और उसने 2019-20 और 2020 और 21 में इस स्कीम को कंटिन्यू रखा, यानी कि 2 साल उसने इस स्कीम को कंटिन्यू रखा। देन उसने इस स्कीम से गेट आउट कर लिया, यानी कि वो इस स्कीम से निकल आया 2021 और 22 में। यानी कि जो असेसमेंट ईयर 2021 और 22 है उसमें वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में नहीं था। अब क्या होगा, जो सेक्शन हमारा 4484 है जिसमें लिखा है कि वो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक उसे अवेल नहीं कर सकता। और अब इसी के साथ हम देखते हैं कि अगर उसने असेसमेंट ईयर 2021 और 22 में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम से गेट आउट कर लिया है देन नाउ ही कैन नॉट क्लेम एग्जम्पशन फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22 टू असेसमेंट ईयर 2025-26। हाँ जी दोस्तों, अब वो नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर तक इस स्कीम को अडॉप्ट नहीं कर सकता, यानी कि असेसमेंट ईयर 2025 टू 2026 तक। हाँ जी दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस एग्जाम्पल की तरह आपको जो मेन पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अगर आप किसी साल में गेट आउट हो जाते हो इस स्कीम से देन आप उसको इजीली अडॉप्ट नहीं कर सकते। आपको सक्सीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर में इसे अडॉप्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, आप एलिजिबल नहीं होगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसी एग्जांपल को जो भी हमने कंसेप्ट अभी पढ़ा है प्रैक्टिकल वे में बताने की कोशिश करूंगा। आपको मैं बताऊंगा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इससे क्या होता है, जब आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तब आपके दोस्तों को भी बहुत सी नई प्रोविजन सीखने को मौका मिल जाता है और मेरा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है।
मैं आपको नई से नई वीडियो, नए से नई टॉपिक, जो कि ट्रेंडी टॉपिक है, जो आजकल आपको यूज भी होंगे और जो आपके अगली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो आपको सीखने को मिल जाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं इनकम टैक्स की सारी प्रोविजंस, जीएसटी की सारी प्रोविजंस, अकाउंटेंसी और टैली, जो भी हमारे अकाउंटेंट के लिए, एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, कंपनी सेक्रेटरी के लिए, सीएमए के लिए स्किल्स जरूरी होती है या नॉलेज जरूरी होती है, वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको प्रोवाइड कर सकूं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। हाँ जी दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि अगर असेसमेंट ईयर, जो कि हमारा हालांकि चल ही रहा है 2021 और 22, अगर इसमें एक असेसी की ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ 80 लाख रुपीज़ है, यानी कि 2 करोड़ से कम है, और वो एलिजिबल असेसी है, और उसने अपनी इनकम ऑफर की है टैक्सेशन के लिए 14,40,000। हाँ जी दोस्तों, अभी हमें पता है कि हमारी परसेंटेज ग्रोथ रिसिप्ट है वो 8% होती है अगर हम कैश के थ्रू कलेक्ट करते हैं, और 6% होती है अगर हम बैंक के थ्रू कलेक्ट करते हैं। अब इस केस में हम ज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी जो इनकम ऑफर्ड हुई है जो कैश के बेसिस में हुई है। अब दोस्तों, क्या वो सेक्शन 44 एडी में इस स्कीम को ले सकता है? हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल ले सकता है। जैस वो सेक्शन 44 एडी को ऑप्ट कर सकता है, क्योंकि उसने अपनी इनकम 8% दिखाई है, मिनिमम 8% उसने इनकम अपनी शो कर रखी है, देन वो इस स्कीम को अडॉप्ट कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। इस केस में असेसी की इनकम है 1 करोड़ 90 लाख। हाँ जी दोस्तों, 2 करोड़ से कम सेल है, यानी कि 2 करोड़ तक सेल तक असेसी 44 एडी में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को अडॉप्ट कर सकता है। और उसने जो अपनी इनकम ऑफर की है वो की है 50,20,000, यानी कि 8% ऑफ 1 करोड़ 90 लाख। हाँ जी दोस्तों, उसने अपनी मिनिमम 8% इनकम शो कर दी गई है। देन वो जो उसने ऑफर्ड इनकम की है उसके जरिए क्या वो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम ले सकता है? हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल ले सकता है। उसका रीज़न क्या है? उसने एक तो मिनिमम 8% अपनी इनकम शो कर दी है, और उसकी जो टर्नओवर है, जो ग्रॉस रिसिप्ट है, वो 2 करोड़ से कम है और 2 करोड़ तक है, यानी कि अप टू 2 करोड़ तक है। हाँ जी दोस्तों, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो है हमारा असेसमेंट ईयर 2023 और 24। हाँ जी दोस्तों, इसमें हम देख सकते हैं इसकी ग्रॉस रिसिप्ट है 2 करोड़, यानी कि सेल है 2 करोड़। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर 2 करोड़ सेल है, देन वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ले सकता है या नहीं ले सकता है? हाँ जी दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपने आंसर अपने दिमाग में सोच लिया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि उसकी इनकम अप टू 2 करोड़ रुपीज़ है। 2 करोड़ रुपीज़ है, ज़्यादा नहीं है। देन अब उसका हम देख सकते हैं इनकम ऑफर्ड फॉर टैक्सेशन, उसने इनकम ऑफर्ड की है वो की है सिर्फ 10 लाख, यानी कि 5% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट्स। अब आप बताओ कि जो हमारे रूल है इसमें, जिसमें हम 8% प्रॉफिट तब दिखाएंगे अगर हमने कैश बेसिस में रिसिप्ट कलेक्ट की है, और 6% तब दिखाएंगे जब हमने बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसिप्ट कलेक्ट की है। लेकिन इसमें 5% इनकम वो ऑफर कर रहा है, देन वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम नहीं ले सकता, क्योंकि उसने मिनिमम परसेंटेज से कम प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, और उसे ऑडिट भी कराना होगा इस केस में, क्योंकि अगर वो स्पेसिफिक परसेंटेज से कम इनकम शो करता है, देन वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम से आउट हो जाता है, इनएलिजिबल हो जाता है, और उसे टैक्स ऑडिट कराना बहुत कंपलसरी हो जाता है, और उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने चाहिए, और वो अगले 5 साल तक इस स्कीम को अडॉप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि पिछले असेसमेंट ईयर में उसने 2021-22 में 22-23 में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ले रही थी, और उसने 5 साल तक कंटिन्यू नहीं की। इसलिए वो अब जो सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर होंगे 5 ईयर, उसमें वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अडॉप्ट नहीं कर सकता। हाँ जी दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का सेक्शन 44 एडी डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ कमी लगती है इस वीडियो में, देन मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिए, ताकि मैं आगे अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि जो गलती करता है वही सीखता है। सो दोस्तों, कोई दुनिया में हारता नहीं है, जहाँ तो एक इंसान जीतता है, जहाँ तो सीखता है। तो दोस्तों, अभी हम सभी सीख रहे हैं और हम सीख कर जीत जाएंगे। तो दोस्तों, जो हमारी अब नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी 44 एडीए, यानी कि सेक्शन 44 एडीए में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या होती है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को जितना लाइक कर सकते हो उतना करिए, जितना शेयर कर सकते हो उतना करिए, और जितना सब्सक्राइब कर सकते हो उतना करिए। हाँ जी दोस्तों, हमारा YouTube चैनल आपको सभी सेक्शन को धीरे धीरे समझा देगा, आपको सभी प्रोविजंस बता देगा जो भी हमारी इनकम टैक्स के अंडर होती है। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और खुश रहिए, सभी को खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।